अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 44 है। शुरू करने से पहले आप पे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। चलिए आइए शुरू करते हैं। अपने कमरे में लेटी हुई सफ़ीर के बारे में सोच रही थी। फूलों के हादसे के बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई थी और ना सफ़ीर ने कोई मैसेज किया था, और इस दिन से वो चिड़चिड़ी हो रही थी। अब तो जुल्फ़िशा और ज़ैन भी नहीं थे। हवेली सुनसान सी लग रही थी, तभी वो अकेलापन महसूस कर रही थी। नका करके सफ़ीर खान, आप बहुत लापरवाह हो गए। पहले तो मेरी मोहब्बत का दम भरते नहीं थकते थे, और अब तो मैसेज करना गवारा नहीं करते। उसने मैसेज टाइप करके सफ़ीर के नंबर पे सेंड किया और मोबाइल एक जाने फेंक दिया। अब ज़रा आए, फिर मैं इन्हें बताऊंगी कि नज़रअंदाज करना कैसा होता है। मुंह बनाती करवट बदल गई। दवा की वजह से उसे नींद आने लगी थी। हवेली के दाखिल दरवाजे से अंदर आता तस्वीर मैसेज पढ़ता मुस्कुराया था। आज वो शजीहा से मिलने ही आया था, जिसकी इजाज़त वो जैन से ले चुका था। ज़ैन चौधरी जाने से पहले इसके ज़िम्मे कुछ काम छोड़कर गया था, जिसमें वो बुरी तरह मसरूफ़ हो चुका था। तभी शजीहा की जानिब से थोड़ा लापरवाह था, लेकिन इस पर नज़र भी रखे हुए था। वो पिछली जानिब बढ़ा ताकि शजीहा को सरप्राइज़ दे सके। कुछ ही देर में वो ऊपर आ चुका था और शजीहा की खिड़की के पास खड़े होकर गहरा सांस लिया। वो अंदर मैसेज के जवाब न आने पर अब रोने की तैयारी पकड़े हुई थी, पर खिड़की की दस्तक ने उसकी जान सीने में अटकाई। एक खौफ की लहर इसके वजूद में दौड़ी। उस दिन का हादसा वो अभी तक नहीं भूली थी। खिड़की पर मज़ीद दस्तक हुई तो वो उठकर बैठी और दरवाजे को देखने लगी ताकि बाहर भाग सके, लेकिन खिड़की की दस्तक भी उसकी तवज्जो खींच रही थी। दस्तक एक बार फिर हुई तो शजीहा शाल अपने गिर्द लपेटती गहरा सांस से खिड़की की जानिब आई और पर्दा हटाए बाहर देखने लगी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शजीहा ने एड़ियाँ ऊंचा करके बाहर देखने लगी। कार्ड्स अपनी जगह मौजूद थे, तभी इसके कपकपाते हाथों से खिड़की खोली, पर यखलक वो चीखी जिसका गला सफ़ीर खान ने अपना मजबूत हाथ जमा के घोंटा था। शजीहा ने फैली आंखों से सफ़ीर को देखा। एक पल के लिए वो समझ नहीं पाई थी, तभी छटपटाती दूर होने लगी, लेकिन सफ़ीर इसकी कलाई जकड़ चुका था। शजीहा, सफ़ीर खान क्यों अपने बाप से जूते पड़वाना चाहती हो? वो दांत पर दांत जमाए बोला तो शजीहा के हवास भी बहाल होने लगे। वो खुद को नॉर्मल करती अब खूनख्वार निगाह से देखने लगी। सफ़ीर ने मुस्कुराकर उसे देखा और उसके चेहरे से हाथ उठाया। चेहरा सुर्ख हो चुका था। क्यों आए हैं, जाए यहाँ से। वो मुंह बनाती रुख मोड़ गई। सफ़ीर खिड़की फलांगता अंदर आया। यह लफ्ज़ शजीहा को अपनी बाहों में जकड़ा, कंधे पर थोड़ी जमा ली। छोड़े मुझे और जाएं अपनी महबूबा के पास। इसके यूं करीब आने पर शजीहा का दिल शिद्दत से धड़क उठा, जबकि सफ़ीर मुस्कुराया था। मैं अपनी महबूबा के पास ही आया हूँ, उसने शजीहा को सामने की दिल फरेबी से कहा। शजीहा ने खफकी भरी निगाह सफ़ीर पर डाली, पर ज़्यादा देर इसकी गहरी बुरी आंखों में देख नहीं पाई। तो मुझे इतना याद कर रही थी, सफ़ीर ने लब दबाए कहा, तो अपनी बेख्तियारी पर झिम कर आएगी। ज़्यादा खुश फहम मत हो, मैं क्यों आपको याद करूँगी। और दाई बेनियाजी से बोली। सफ़ीर का कहका फ़ज़ा में गूंजा था। क्या है? वो चिड़ी थी। प्यार, बेइंतहा प्यार। अगले ही पल इसका चिड़चिड़ापन हया में बदल गया। बहुत बेशर्म है, वो बड़बड़ा ही सकी थी। सफ़ीर दोनों हाथ उसकी कमर के गिर्द बांधता उसे पास कर चुका था। शजीहा ने इसके सीने पर दोनों हाथ रखे। एक सुकून था जो वजूद में फैलने लगा। आज फिर वो अपनी कैफियत पर हैरान हुई थी। जैन के वापस आने पर मैं रुखसती की बात करने वाला हूँ, और ख़बरदार जो तुमने मना किया। आखिरी अल्फाज उसने तंबी की थी। मैं मना नहीं करूँगी, बस ये कह दूँगी कि भाई ज़ुल्फ़िशा भाभी को मुकम्मल ठीक होने दें, फिर रुखसती का भी सोच लेंगे। और अभी तो वैसे भी सफ़ीर खान बहुत मसरूफ़ है, कुछ साल इंतज़ार। खबरदार लड़की, मैं जान ले लूँगा तुम्हारी अगर कोई बहाना बनाया तो। अगले ही पल उसने शजीहा को मज़ीद पास किया, शिद्दत पसंदी से गोया हुआ। शजीहा ने तहर का सफ़ीर को देखा, जो इस वक्त दीवाना ही लगा था। क्या हो गया सफ़ीर? वो अब घबरा गई थी। सफ़ीर को अपनी शिद्दत पसंदी का एहसास हुआ तो गहरा सांस लेते अपनी कैफियत बेहतर करने लगा। अभी तो बताया था कि मोहब्बत हो गई है, बेइंतहा हो गई है। आपकी ये जुनूनी मोहब्बत मेरी जान न ले जाए। मैंने सिर्फ मजाक किया था, और तुम्हारा मजाक मेरी जान पे भारी पड़ गया था। उसकी पेशानी को नरमी से छूते वो अजाला भी कर चुका था। शजीहा ने अभी चेहरे के जाविये दुरुस्त नहीं किए। चला जाऊँ वापस? सफ़ीर ने ब्रुझ गई। शजीहा ने दहल कर उसे देखा और फिर सर हिला दिया। अगले इस पल सफ़ीर चेहरे पर संजीदगी लिए उसे याद कर चुका था। सफ़ीर, उसने बेकरारी से उसे पकारा। सफ़ीर का कहका फ़ज़ा में गूंजा था। शजीहा को अपने बेवकूफ़ बन जाने का शिद्दत से एहसास हुआ। आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों का भरपूर इस्तेमाल करती सफ़ीर के कहकों को मज़ीद बढ़ा गई थी। चीटर, धोखेबाज, बात मत करे मुझसे। सफ़ीर ने इसके दोनों हाथ काबू किए। छोड़े मुझे। वो रोहानसी हुई थी। सारी दुनिया से खफा हो सकता हूँ, लेकिन शजीहा सफ़ीर खान से कभी भी नहीं, क्योंकि तुम मेरी रूह में समाई हो। शजीहा सफ़ीर खान। इसी सीने से लगाई वो खुद में पी चुका था। शजीहा को अपनी कोताहियाँ याद आने लगी तो दिल एक बार फिर बेकरार हुआ। इस शख्स की खालिस मोहब्बत को नज़रअंदाज की वो एक हुस्ने फतूर में लिपटी मसनूई मोहब्बत के पीछे ख़वार होने वाली थी।
लेकिन इस शख्स अपने खालिस मोहब्बत से इस फतूर हुस्न का नामो निशान मिटा दिया था। लेकिन दिल में जो ख्वाहिश थी वो अब उसे बेचैन करने लगी थी। उसने सर झटक कर सफ़ीर की शर्ट को सख्ती से जकड़ लिया, जैसे इस बेचैनी से दामन छुड़ा लेना चाहती हो। कानों में महसूस होती सफ़ीर खान की धड़कनों ने चंद पल बाद ही इसे हर फिक्र से आज़ाद कर दिया था, क्योंकि वो धड़कन उससे शजीहा सफ़ीर का नाम पुकारती महसूस हुई थी। दोनों के दरमियान लम्हे ठहर से गए। शजीहा की आंखें बोझल होने लगी थी। इसका यूं सीने से लगा लेना शजीहा की बेचैनी की राहत था। तभी वो पुरसुकून हो चुकी थी। सफ़ीर को अपने दिल पर पहरे बैठाना मुश्किल लगने लगा। तभी उसे पुकारे कहा, शजीहा। वह बंद आंखों से होले से बड़बड़ाई तो सफ़ीर को एहसास हुआ कि वो नींद में है। उसने शजीहा को कमर से थाम कर सामने किया। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ हो जाए, मुझे आपसे मोहब्बत हो जाए, क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत करनी है सफ़ीर खान। इतनी मोहब्बत कि वो शख्स मुझे भूल जाए। जब भी मैं मोहब्बत को सोचूं तो मुझे सफ़ीर खान का ख्याल है। मुझे इस शख्स के ख्यालात से अपना दामन बचाना है, जो मुझे बर्बाद करने के लिए अपनी तरफ बुलाना चाहता था, और मैं उसकी तरफ बढ़ने की तैयारी भी कर चुकी थी। सफ़ीर का चेहरा पहले बेयकीनी में ढला और फिर चेहरे पर गज़ब की सुर्खी फैलने लगी। उसने शजीहा की कमर पर अपनी गिरफ्त हल्की की। शजीहा गोया ख्वाब से जागी थी। तभी वो फांस पर हुआ। सफ़ीर। शजीहा की पुकार पर उसने हाथ खड़ा किया, गोया से पास आने से रोका। सफ़ीर, मेरी बात सुने। लेकिन वो उसे ज़ख्मी परी निगाह से देखता दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। सफ़ीर, आप गलत समझ रहे, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी। उसे रोना आने लगा। सफ़ीर तेज़ कदमों से वहाँ से निकलता चला गया, जबकि शजीहा वहीं दरवाजे के करीब बैठ चुकी थी। आंसू कतार दर कतार गालों पर बहते उसे अपनी कोताहियों का एहसास दिलाते जा रहे थे। कैसे हो शाकर? शायान ने सामने बैठे शाकर को देखते हाल पूछा तो मैंने खैजी से बोला, सर हाल अहवाल पूछना हमारा फ़र्ज़ है, आप तो बस काम बोले। उसने दोनों कानियाँ टेबल पर टिकाई। काम तो दो ही हैं, एक काम तो तुम्हारा अपने ही फ़ायदे का करेगा। सर हम तो आपके ग़ुलाम हैं, आपकी बदौलत ही आज हमारा बिज़नेस, हमारे होटल्स आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, और हमें तो आपके फ़ायदे से खुशी होगी। छोड़ो शाकर, इस मरतबा में हम दोनों का फ़ायदा चाहता हूँ। सर आप काम बोले, फ़ायदा हम बाद में देख लेंगे। उसने एक तस्वीर सामने रखी तो शाकर चौंका था। उसने शायान को देखा। सर ये तो आईजी अयाज अहमद का बेटा है, जो कत्ल के जुर्म में जेल भी गया था, और अब तो इसे लोग गुंडा भी कहते हैं। जेल में तो इसकी बड़ी दहशत थी। अब ये कहाँ होता है? शायान ने मुतजस्सिस हुए पूछा। सर काफ़ी अर्सा हो गया है, ये अब अपने मेंशन में रहता है। लेकिन सर आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम मिस्टर साइकिल से कितनी मरतबा मिले हो? शाकर ने हैरत से उसे देखा। सर 2 मरतबा, वो भी मीटिंग में मुलाकात हुई। आपने ही तो इनवाइट किया था। कुछ दिन बाद मैं मीटिंग अरेंज करने वाला हूँ। जैम पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन मिस्टर साइकिल नहीं जानता, क्योंकि दारम की मौत के बाद हमने इससे कोई डील नहीं की थी। अब जब भी मीटिंग होगी तो तुम इस आदमी के मेंशन जाओगे। अगर तो ये वहाँ हुआ तो मेरा शक गलत होगा, और अगर ये वहाँ ना हुआ तो ये पक्का मिस्टर सहगल है, और अगर ऐसा हुआ तो इसे मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। शहद रंग आंखों में आज एक अरसा बाद सफाकियत उभरने लगी थी, जो किसी तूफान का पेश खैमा थी। आपको कैसे शक हुआ है सर? हो सकता है आपको कोई गलत फहमी हुई हो। तुम मुझे गलत कहना चाहते हो? शायान के माथे पे बल नुमाया हुआ, जो शाकर को घबराने पर मजबूर कर गए थे। नहीं सर, मेरी क्या मजाल, वो बौखलाया। ये आदमी जिस वक्त मुझसे मिला था, मुझे इसकी आवाज़, इसके अंदाज ने चौंकाया था, और इसे देखते ही मुझे किसी की याद आई थी। और कल ही मुझे एहसास हुआ कि इसकी हरकतें मिस्टर साइकिल से बहुत मिलती जुलती हैं। मिस्टर साइकिल कहाँ रहता है, क्या करता है, कोई नहीं जानता। मैंने हर बार उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैं नाकाम ठहरा। पर अब मुझे नाकामी नहीं, कामयाबी को छूना है। ठीक है सर, आपका काम हो जाएगा। और दूसरा काम? शाकर ने पूछा तो शायान मुस्कुराया था। एसपी वहाज की बीवी तुम्हारे बेटे को काफ़ी पसंद आई थी, और एसपी वहाज ने तुम्हारे बेटे को हॉस्पिटल तक भी पहुंचाया था। तब क्या ख्याल है? राना शाकर के चेहरे पर चमक आई थी। सर ख्याल तो बहुत अच्छा है, पसंद तो वो मुझे भी बहुत आई थी, क्योंकि वो लड़की किसी को भी अपने पीछे पागल कर देती। हाँ खूबसूरत तो वो काफ़ी, उसका नाजुक सिरापा दिल फरेब हुसैन शायान की आंखों के सामने घूम कर रह गया। पर शजीहा के सामने हर लड़की उसे फीकी लगती थी। तभी वो सर झटक कर शजीहा के बारे में सोचने लगा। पर मुझे एसपी से भी बदला लेना है, उसने दांत पीस कर कहा। हर बदले का तुम्हें इख्तियार देता हूँ, लेकिन इसकी बीवी को बर्बाद करोगे तो समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन नौफर यज़दान के बारे में पता करने से पहले तुम इसकी बीवी को हाथ भी मत लगाना। बहार सुल्तान और नौफर यज़दान एक दूसरे के साले बहनोई हैं, और दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती है। कहीं तुम नुकसान में न फंस जाओ। सारा फिक्र न करें, मुझे लगता है एसपी ने मेरे बेटे के केस से हाथ खड़ा कर दिया है। शाकर लापरवाही से बोला। वो वहाज सुल्तान है, जिस चीज़ को एक बार पकड़ लो उसे कैफरे करतार तक पहुंचा कर दम लेता है। अभी तुमसे वहाज की बीवी का पता करो, वो कहाँ जाती है, क्या करती है। और वहाज सुल्तान की जब अब दोबारा बहाल होगी, अब तुम्हें ध्यान रखना होगा, और जिस दिन जेम और हैरी यहाँ आएंगे, इस दिन तुम उसकी बीवी को उठा लेना।
تاکہ ہماری میٹنگ اچھے سے ہو جائے۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی ڈیل کی میٹنگ ہے جو ہم سب سے بڑا فائدہ دے گی۔ اور ایس پی وہاج آج کل عقاب کی طرح نظر گاڑے بیٹھا ہے۔ سر ابھی میں نے پرسوں ہی نے دیکھا تھا، دونوں اپنی دنیا میں کافی مگن تھے۔ یہ تو اچھی بات ہے، اب تمہارا کام زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ان کے آنے میں بس 6 دن ہے، تم اتنا کوئی لایا عمل طے کر لو۔ تھینک یو سر، میں آج ہی اپنے بیٹے کو خوشخبری سناتا ہوں۔ ضرور، اور اسے اپنے ڈیرے پر لے جانا۔ ایس پی وہاج کبھی نہیں پہنچ پائے گا اور تمہارا بیٹا بھی کافی خوش ہو جائے گا۔ اور ہاں، اگر دل بھر گیا تو اسے زندہ مت چھوڑنا، اس کی لاش ہی وہاں سلطان تک پہنچانا، اور لاش کی حالت وہ ہونی چاہیے کہ وہ اس پر دوسری نظر بھی نہ ڈال پائے۔ شکر کے چہرے پر پسینہ چمکا تھا، اتنی شفافیت تو اس نے کبھی نہیں سوچی تھی۔ اسے اب وہاں رکنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے وہاں سے نکل آئے۔ تم تو بڑی دور کی کوڑی لائے ہو۔ روم کا دروازہ کھول کر قیوم چودھری اندر آیا۔ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں فارغ رہ کر سست ہو گیا ہوں، تمہارے مطابق ناکارہ استضاعیہ گویا ہوا تو قیوم مسکرایا۔ شیر شکار سے پہلے ہیلے بہانے تو کرتا ہے، پھر ایک دم جھپٹ لیتا ہے، تو سمجھ لو اب وہی کروں گا۔ اب صرف سفیر خان باقی ہے۔ میری منظور نظر کو مجھ سے چھین کر اس نے اچھا نہیں کیا، اور میرے پھول اس نے واپس بھیج کر ایک اور غلطی کی۔ اب سارے پھول اس کی قبر پر نہ سجا دیے تو میرا نام بھی شایان ساگر نہیں۔ زین چودھری نوفل یزدان سے ملنے گیا ہے۔ قیوم کی اطلاع اس کے لیے شنبے کا باعث تھی۔ وہ اسے کیسے جانتا ہے؟ شایان کا دماغ گھوم کر آئے گیا۔ آئی جی ایاز میرے سالے ہیں اور نوفل یزدان ان کا بیٹا۔ جس وقت زین شہر میں رہتا تھا تب ملاقات ہوئی تھی۔ شایان کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، گہرے سانس لیتا کچھ سوچ رہا تھا۔ یکلخت اس نے ٹیبل پر موجود ساری چیزیں زمین بوس کے روٹ کر قیوم چودھری کی طرف آیا۔ اس کے منہ پہ ایک زوردار تھپڑ مارا۔ اس کا گریباں دبوچے قیوم چودھری کو آج پھر سہما گیا تھا۔ کیا ہوا شایان؟ ان کی سرسراتی آواز پر اس نے خونخوار نگاہ پر ڈالی۔ بے وقوف آدمی، تمہیں ماسٹر مائنڈ بنایا کس نے تھا؟ عقل تمہارے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ تم سے بہتر تو وہ بے وقوف جانور ہی ہے جو کسی کام تو آ جاتا ہے۔ اب کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ قیوم اس کی گرفت میں چٹپٹایا۔ نوفل یزدان ایک قاتل ہے اور زین ایک انصاف پسند شخص، ان دونوں کی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور نوفل تمہاری بیوی کا بھانجا ہے، تو زین اس سے کیوں دوستی کی ہوئے؟ قیوم کے ماتھے پر تفکرات کا جال بنا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ مسٹر سہگل پر پہلے مجھے شک تھا، پر اب یقین ہو رہا ہے کہ وہ کوئی بہروپیہ ہے، اور اگر ایسا ہوا نا تو میں ایک ایک کو نہایت دردناک طریقے سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ سب سے پہلے تو زین چودھری کو، جس نے میری راہ میں ہمیشہ پتھر اٹکائے ہیں۔ قیوم کو دور دھکیل کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر چکر کاٹنے لگا۔ قیوم نے اپنی شرٹ درست کی اور گہرا آلودہ سے شایان ساگر کو دیکھا۔ آج پہلی بار اس کا دل چاہا تھا کہ وہ شایان ساگر کا خون کر دے۔ ہر بار وہ اسے بری طرح ذلیل کرتا تھا، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ وہ پھولی رگوں اور سرخ چہرے سے اسے دیکھتا رہا اور پھر چیئر کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا تھا۔ شایان نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن پھر سر جھٹک کر الماری کی طرف آیا۔ وہاں سے وائن کی بوتل نکالے وہ اپنا غصہ کم کرنے کا سامان کرنے لگا۔ ناشتے کی ٹیبل پر آج کافی رونق تھی۔ تعبیر اور صنم ملازمہ کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مگن تھی، جبکہ زلیخا ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ آج کا ناشتہ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی اسپیشل ہے، بس دعا ہے کہ اب ہضم ہو جائے۔ سب سے پہلے باسط نے ہی غور افشانی کی۔ صنم نے خفگی سے باسط کو دیکھا اور سر جھٹک دیا۔ راہ سے اس کے تیور ہی نہیں میرے تھے۔ باسط نے ہونٹ کھول کے اسے دیکھا، لیکن اس نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ باسط شانے جھکا کے رہ گیا۔ تعبیر سینڈوچ کی ٹرے ٹیبل پر رکھتی یزدان کے برابر والی کرسی پہ بیٹھی۔ کوئی نیو مچلنا کو بھی بلا کر لاؤ، یا پھر آج روز کے بغیر ناشتہ ہوگا۔ یزدان نے بلند آواز میں کہا تو تعبیر نے گھور کر اسے دیکھا۔ وہ بعد میں کر لیں گے، تم کرو ناشتہ۔ وہ بڑبڑا کے رہ گئے۔ یزدان نے سینڈوچ کھائے اور اپنی پلیٹ میں بوائل ایگ رکھا۔ کبھی کبھی تم بالکل بچے بن جاتے۔ وہ یزدان کو چڑھانے سے باز نہیں۔ تعبیر اب آپ مجھ سے مار کھائیں گے، وہ گھور کر بولا۔ تم مجھے غصے سے نہیں دیکھ سکتے اور مجھے مارنے کی بات کر رہے ہو؟ وہ دبا دبا مسکرائے تو یزدان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، تبھی غصے میں بھی مسکرایا تھا۔ کچھ ہی دیر میں روز اور آیا سیڑھیاں اترنے نیچے آئے۔ صنم بھائی کو دیکھتی ان کی جانی پڑی، جبکہ تعبیر خوشگوار بھری حیرت سے روز کو دیکھتی رہ گئی، جس نے آج ڈارک میرون اسٹائلش شارٹ شرٹ جس پر باریکی سے ورک کیا گیا تھا، مہرون ہی ٹراؤزر پہنے وہ گلے میں دوپٹہ ڈالے ایک مشرقی لڑکی لگ رہی تھی۔ سب کی نظر اس پر ٹھہر سی گئی جو اسے پزل کر رہی تھی۔ روز اب بہت پیاری لگ رہی ہے۔ صنم ہرتے جذبات سے اس کے گلے لگی، جبکہ روز جھمپی تھی۔ تعبیر بھی چھوٹے قدم لیتی اس کی جانب آئی، مسکراتے ہوئے سے گلے لگا لیا۔ میم، یہ ڈریس، وہ وضاحت کرنا چاہتی تھی۔ اس ڈریس میں تم بہت پیاری لگ رہی، بالکل کیوٹ سی ڈال۔ آریان بھائی کی چوائس بہت پیاری ہے۔ تعبیر نے اس کا گال چوما تو گال جیسے دہک اٹھے تھے۔ میں بھی یہی ہوں، تم دونوں تو اپنی بھابھی پہ فدا ہو گئے ہو۔ آریان کی خفگی بھری آواز پر تینوں مسکرائی تھی۔ روز نے آریان کو دیکھا، لیکن اس پرتپش نظریں سہارنا روز کی نازک جان پر بھاری تھا، تبھی رخ پھیر گئی۔ آپ کی وجہ سے تو روز ہماری بھابھی بنی ہے، کیوں صنم؟
بالکल आर्यन भाई, वो लाड से भाई के साथ लगी। आओ नाश्ता करते हैं। तभी रोज़ का हाथ थामती उसे नीचे ले आई। रोज़ का चेहरा सुर्ख होने लगा। आज उसे बॉस के सामने जाते शिद्दत से शर्म आई थी। तभी आर्यन का हाथ थाम चुका था। आर्यन उसका हाथ थाम चुका था। यजदान इसका खिला खिला चेहरा देखता पुरसुकून हुआ था। तभी मुस्कुरा के उसके सर पर हाथ रखे उसने आज रोज़ के लिए चेयर पीछे की ताकि वो बैठ सके। बॉस, बॉस नहीं भाई, और तबीर अब मैम नहीं भाभी हैं तुम्हारी, और आर्यन के हवाले से भी बहन। बहन भी बॉस? मैं मुझे आपको बॉस और मैम कहना अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं। आपसे तुम मेरी छोटी सी बहन हो, मेरी प्रिहान जैसी। वो यखलक रुका था जबकि ताबीर ने हैरत से यसान को देखा। प्रिहान वो सोच रही थी। यजदान ने एक नज़र उसे देखा और फिर नाश्ते की जाने मुतवज्जो था। ताबीर के दिमाग में वो नाम जैसे चिपक कर रह गया था। अनाबिया, मुझे देर हो रही है। वो शर्ट के बटन बंद करता ऊंची आवाज़ में बोला। अनाबिया के हाथ पांव फूले हुए थे। वो आज वहाज के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, लेकिन वहाज की आवाज़ें उसको बौखला रही थी। 4-5 मिनट बाद सुनाई देती थी और उसका पुकारना भी बजा था। वो इसके जागने से पहले ही सब चीज़ें रेडी करके नीचे आ चुकी थी, जिस वजह से वो ज़्यादा ही खफा खफा उसे पुकार रहा था। पाजी साहब तो सीढ़ी लकड़ों से एकदम मीठे हो गए। अब तो इनका आपके बगैर ज़रा दिल नहीं लगता। अक्सर ने हर रोज़ की तरह कहा तो नाबिया का चेहरा सुर्ख हुआ। हाँ, वो अब मेरे बगैर एक पल नहीं रहते। ऊपर एतमादी से गोया हुई। पाजी, ये आपके सब्र का फल है, वरना मुझे तो लगता था साहब इस लड़की को सारी उम्र दिल में बसाए रखेंगे। इस लड़की को? अनाबिया का हाथ रुका जबकि चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वही लड़की जिसकी वजह से आपको हमेशा नज़रअंदाज करते थे। कहानियों में ऐसा ही तो होता है। अक्सर लोग शादी से पहले किसी और को पसंद करते हैं और शादी किसी और से हो जाती है। इसीलिए तो साहब जी आपसे रूठे रूठे थे। हर कहानी में ऐसा नहीं होता। अक्सर वहाज की भारी आवाज़ सुनती वो दोनों अपनी जगह से उछली थी। कुछ कहानियों में दोनों को मोहब्बत हो जाती है, लेकिन कुछ गलतफहमियां आंखों पर नफरत की पट्टी बांध देती हैं। उसने अनाबिया का चेहरा आंखों में भरा था। साहब जी, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, जाकर ऊपर वाला कमरा साफ करो। उसने अक्सर को संजीदगी से कहा तो वो तेज़ कदमों से वहाँ से भागी। मुबादा साहब एक आध थप्पड़ न लगा दे। अक्सर के जाते ही दोनों के दरमियान मैरी खैस खामोशी हायल हुई थी, जबकि अनाबिया सैंडविच बनाते बिला वजह घबराने लगी। डार्क पर्पल स्टाइलिश फ्रॉक के साथ वो ब्लैक टाइट्स पहने कमर पर बार फैलाई सीधा वहाज के दिल से खे रही थी। वो कदम लेता इसकी जानिब आया। वहाज अब डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं वहीं नाश्ता ला रही हूँ। यह खलत उसकी ज़बान खामोशी, क्योंकि वहाज उसकी गिरद अपने हाथ सख्ती से बांधता अपना चेहरा कंधे पर रख चुका था। वहाज, वो अक्सर आ जाएगी। इसकी ज़बान कंग गई। आ जाने दो। उसने अनाबिया के गाल से अपना गाल रगड़ा तो दाढ़ी की चुभन से वो किस्मसाई थी। गाल कुछ हया से कुछ उसके अमल से सुर्ख होने लगे। वहाज, वो क्या सोचेगी? उसने वहाज के हाथ हटाना चाहे। वो यही सोचेगी साहब इसकी अनाबिया बाजी से बहुत प्यार करता है। उसने एक शरीर गुस्ताखी किया। अनाबिया का सांस सलग में रुक गया, जैसे गालों पर खून की गर्दिश पड़ने लगी। वहाज, आपको हो क्या गया है? प्यार, उसने फौरी जवाब दिया। वहाज, आपको देर भी हो जाएगी। उसकी गुर्बत से घबराती वो राह फरार चाहती थी, लेकिन वहाज सुल्तान इसके वजूद, इसके बालों से उठती महक में खुद को फना करने के दर पे था। होने दो। उसने वो बहाना भी खाक में मिला दिया। आज मेरे जागने से पहले क्यों गायब हुई थी वो? ऐसे ही, मैंने आपके लिए नाश्ता बनाना था, और देखें आप देर खा रहे हैं। उसने अपना हाथ हटाया और कंधों से पकड़कर इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। अनाबे की पलकें हया से बोझ से झुकी रह गई। मैं हर सुबह सबसे पहले जो चेहरा देखना चाहता हूँ, उस एक चेहरे में मेरी दुनिया बसती है। उसने अनाबिया की बंद पलकों पर अपनी मोहर लगाई। अनाबिया ने काम कर वहाज के बाजू पर अपने हाथ रखे। आंखें खोलो अनाबिया। वहाज का भारी पुरतपश लेजा कुछ तन्हाई उसकी जान हवा होने लगी। अनाबिया, वहाज की कम सांसें चेहरे से टकराई तो उसने पट से आंखें खोली। वो बिल्कुल पास था, फासले कम थे। खुमारपन बढ़ रहा था। इसके चेहरे को देखना नाबिया को मुश्किल तरीन काम लगा। पहले तो मेरे चेहरे से नज़र नहीं हटाती थी, और अब देखती भी नहीं हो। पहले आप ऐसे नहीं आते थे, ऐसे देखते नहीं थे, ऐसे दीवानगी का दूर दूर तक पता नहीं था। वहाज के शिकवे पर वो महज सोच ही सकी थी। कहकर वो वहाज के जज्बे को मजीद हवा नहीं देना चाहती थी। जो तुम सोच रही हो वैसा कभी नहीं होगा। आप फासलों को तकल्लुफ़ मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। गर्दन में पहना वहाज सुल्तान नामी वो लाकर वहाज को मजीद मगरूर बनाने लगा। उसने मजबूत उंगलियों से उसे सहलाए। अनाबिया को सही मानों में घबराया था। अक्सा अक्सा आ गई है वहाज। जिसने फौरी वहाज का हाथ पीछे किया और रुख मोड़ा। फूला तनफ़ुस कपकपाते हाथ। इसका वजूद शिद्दत से गवाही दे रहा था कि वहाज सुल्तान का ये रूप हर बार इसकी जान निकालेगा। अगर ऐसा ही रहा तो अक्सा नामी ये कांटा मैं जल्द निकाल दूंगा। उसने भारी तहकुम भरे लहजे में कहा। नहीं, वह दबा दबा बोली। जी हाँ, ऐसा ही होगा। उसे अनाबिया के सर पर शिद्दत से लब जमाए कहा और बाहर निकल गया। इसका बालों पर सरसराता लम्स एक ताजगी वजूद में फैला गया था। वह शख्स नफरत भी कमाल की रखता था और मोहब्बत भी बाकमाल करता था।
मूड ठीक नहीं करना क्या? वो कमरे में आया तो सनम बिला वजह बेडशीट दुरुस्त करने लगी। मेरा मूड ख़राब है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। इसका अंदाज़ नहायत खफकी भरा था। अंदाज़ तो कुछ और ही बता रहे हैं। वो उसकी पुष्ट पर आकर खड़ा हुआ। अगर अंदाज़ कुछ और बता रहे हैं तो फिर अंदाज़ समझें। मतलब? उससे शरारत से लब दबा लिए। मतलब ही अब मैं बताऊँ। उसने मुड़कर बासत को तेज़ निगाहों से घूरा। जब सब मतलब तुम्हें पता है तो मुझे ही बता दो, क्योंकि कुछ मामलों में तुम्हारे शोर थोड़ा नासमझ है। मुझे नहीं बताना, ना ही कुछ चाहिए। वो चिढ़कर मुड़ने लगी तो बासत ने उसकी कमर के गिर्द बाजू हल्के से अपने पास खींचा। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। मुँह दिखाई भी तुम्हें नहीं दे पाए और इसके बाद भी मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया। सनम ने महज उसे घूरा, जबकि बासत मुस्कुराया था। मुझे इन सब की ख्वाहिश नहीं है बासत, क्योंकि आपने मुझे मेरे गुनाहों के साथ अपनाकर मुझे यहाँ हर सहूलत देकर ज़िंदगी की हर खुशी से नवाज दिया है। मैं बस आपके साथ दुनिया घूमना चाहती हूँ, अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ। तो फिर चलो यादें बनाने। उसने सनम का गाल थपथपाया। सच कह रहे हैं? वो खुशी से उछली। बिल्कुल सच। वो सनम को देखते वार्डरोब की जाने बढ़ा। वहाँ से क्या लेना है? वो इसके पीछे आई तो बासत ने कदरे एक जानिब रखा सनम का मर्दाना स्टाइल कुर्ता और हैंग हुई जीन्स निकाले। सनम की हैरत बजा थी। बासत, आपको तो ऐसे ड्रेसेस पसंद नहीं है? हाँ, पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पहली मर्तबा इसी रूप में देखा था, तभी मेरा दिल बाकी हुआ था। और आज मैं फिर तुम्हें इस रूप में देखकर तुमसे दोबारा मोहब्बत करना चाहता हूँ। सनम गुलाबी पड़ती मुस्कुराई और आगे बढ़ के इसके गले जा लगी। आई लव यू सो मच। इसके इजहार पर बासत दिल फरेबी से मुस्कुराता इसका सर चूम चुका था। मैं चेंज करके आती है। वो कुर्ता जीन्स उठाती ड्रेसर रूम की जानी पड़ी वो, और वहीं इसका इंतज़ार करने लगा। खुद वो स्काई ब्लैक बटन शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पहने हुए था। बाल ऊपर की जानिब सट के वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही देर में सनम बाहर आई तो बासु तो उसे देखता पलक झपकना भूल गया। सनम को शिद्दत से हया आए थे। वो लब काट कर आएगी। वो कदम ले इसकी जानिब आया और एक गहरी निगाह इस पर डाले फांसे पर रुक गया। प्लान कैंसिल, उसने गंभीरता से कहा तो सनम के शर्म अगले ही पल खफकी में बदली। खबरदार। उसने उंगली उठाई। कहा। बासर मुतबस्सम हो इसका रुख ड्रेसर की जानिब मोड़ गया। जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर निकलते हैं, वरना मेरा प्लान बदल जाएगा। कान की लू चुमता और बाहर निकल गया ताकि यजदान को बता सके। सनम शीशे के आगे खड़ी घुंघराले ब्राउन ब्लैक बालों को ऊंची पौनी में बांधने लगी। आज एक अरसे बाद वो पुरानी जिंदगी में वापस लौट आई थी, जो सिर्फ बासित की वजह से मुमकिन हुआ था। लेकिन वो अब माजी की गलती हरगिज़ दोहराना नहीं चाहती थी। लबों पर ग्लास लगाती वो मन ही मन में बासित की गर्विता हुई थी। बासित, फिलहाल सनम का जाना ठीक नहीं है, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टाल सकता। बस आप बेफिक्र है, मैं जल्द वापस आ जाऊंगा और सनम का चेहरा कवर होगा, कोई इसे पहचान नहीं पाएगा। और वैसे भी शायान सागर आजकल गांव में है। यजदान ने उसे महज घूरा था, जिस पर शान ने चकाता मासूम बना। तुम्हें अगर एक खरोंच भी आई तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, उल्टा तुम्हें मजीद मारूंगा। ये क्या बात हुई बॉस? बासत ने हफ्की भरी निगाह यजदान पर डाली। ये वही बात है जो होनी चाहिए। अब जाओ, अपना ख्याल रखना और अपनी गन गाड़ी में रखना। यजदान आगे बढ़ता उसके गले जा लगा। सीढ़ियाँ उतरती जुल्फ़िशा ने बासत को देखा तो उसकी जानिब आई। परसों से जुल्फ़िशा की बासत से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आप कहीं जा रहे हैं बासत भाई? वो करीब बातें पूछने लगी। इसका मासूमियत पर अंदाज बासत को अपनी बेरुखी याद दिलवाने लगा। आज बासत खुश दिली से मुस्कुराए उसे अपने साथ लगा गया। परसों की नाराज़गी जैसे पल में ख़त्म हुई थी। जुल्फ़िशा की हैरत बजा थी, लेकिन भाई के यूँ करीब होना उसकी आंखों में आंसू ले आया था। रोना नहीं, उसने जुल्फ़िशा के आंसू साफ किए। मैंने तुमसे पिछले दिनों नहायत तल्ख़ रवैया इख्तियार किया, जिसका मुझे बखूबी एहसास है। नहीं बासित भाई, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था, और अच्छा ही था आपके आप गुस्से में थे, वरना आपके लाड प्यार से मैं मज़ीद बिगड़ जाती। और आखिरी लफ्ज़ लब दबाई बोली तो बासित ने इसके सर पर हल्की सी चिपट लगाई। तुम कभी नहीं बिगड़ सकती, क्योंकि हमारी ज़री बहुत मासूम है। इसकी मासूमियत का आलम तो तुम जानते हो। मेरे साथ तो ये लड़की हमेशा लड़ती रहती है। ज़ैन ने भी वहाँ आकर गुफ्तगू में हिस्सा डाला तो ज़ुल्फ़िशा ने रूहांसी होकर उसे देखा। ज़रूर तुम ही कुछ कहते होगे। यज़दान ने हिसाब बराबर किया तो ज़ैन ने उसे देखा। नहीं, इतना अरसा तुम्हारी बीवी की संगत में रही थी, इसी का असर है। यज़दान ने शिद्दत से मुठियाँ भींची, जबकि ज़ैन दिलफरेबी से मुस्कुराया था। ऐसा कुछ नहीं है ज़ैन, ताबीर भी बहुत अच्छी हैं। वो यज़दान का सुर्ख होता चेहरा देख चुकी थी। यानी मैं अच्छा नहीं हूँ? ज़ैन ने बिला वजह बात का रुख अपनी जानिब मोड़ा। ऐसा भी नहीं है, वो घबराई थी। आप दोनों मिलकर ज़री को तंग नहीं कर सकते। बासित ने ज़री के कंधे के गिर्द हाथ रखा, जबकि ज़री ज़ैन ज़ैन ज़री को देखिए आंख दबा गया। ज़ुल्फ़िशा खुलता सुर्ख गुलाब बनती पहलू बदल गई। क्या हो रहा है यहाँ यज़दान? अपने पीछे ताबीर की आवाज़ सुनता यज़दान फौरी मुड़ा। जाओ, बीवी को वजाहत दो कि मैं किसी लड़की के साथ नहीं, बहन के साथ हूँ। ज़ैन की सरगोशी से झुलसा कर आ गई। तभी उसे घूरता वो ताबीर की जानिब आया। बासत भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ज़ुल्फ़िशा ने ज़ैन को देखा, जो नासमझी से ज़ुल्फ़िशा को देखने लगा, जबकि बासत ने उसे इजाज़त दी थी। उस दिन जब रात को मैं भागी थी तो क्या उस रात मेरे साथ आप थे? एक पल के लिए सब हैरान हुए थे।
ذوالفشان میں نے تم سے کبھی وضاحت نہیں مانگی۔ زین کی سنجیدہ آواز پر زری کو اس کی ناراضگی کا شدت سے احساس ہوا۔ پر مجھے جاننا ہے، مجھے یہ تہمت ہٹانی ہے۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں میں ہی تھا، اس رات تمہیں شایان سے بچانے والا میں اور وہاں سے نکال کر سفیر خان کے گھر تک پہنچانے والا میں ہی تھا۔ تم بے گناہ تھی، میں جانتا ہوں۔ شایان ساگر نے سب کچھ برباد کیے، اس نے ہی تمہیں اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ زین کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اسے ذوالفشان پر یقین تھا۔ اس کی پاکیزگی، اس کی معصومیت نے خود ہی ہر تہمت اس پر سے ہٹا دی تھی۔ پھر مزید وہ کیوں کر وضاحت مانگتا، لیکن شاید ذوالفشان اپنی زندگی سے یہ تہمت ہٹا کر خود کو پرسکون کر لینا چاہتی تھی۔ تم خود کو ہلکان کیوں کرتی ہو ذوالفشان؟ تعبیر قدم لیتی اس کی جانب آئی۔ ایسا نہیں آپی، لیکن دنیا، وہ لب دانتوں تلے دباتی بات ادھوری چھوڑ گئی۔ دنیا کچھ بھی کہے، لیکن تمہارے کردار کی گواہ میں ہوں ذوالفشان۔ تم معصوم تھی، تم نے کبھی بھائی کی جانب نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، بلکہ تم تو ان کی شادی کرنے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ صنم کی آواز ذوالفشان کے لیے شنبے کا باعث تھی۔ اس نے زین کو دیکھا جو اب نگاہ کا رخ موڑ گیا تھا۔ اس کی ناراضگی کا احساس زری کو بخوبی ہوا تھا، تبھی وہ مزید گھبرائی تھی۔ آج کے بعد ہم سب کے درمیان ماضی کا ذکر نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن ایک ذکر ضرور ہوگا، بلکہ ملاقات ہوگی۔ یزدان نے باسط کو جتایا تھا۔ میں سفیر خان سے کبھی نہیں ملنا چاہتا، وہ دانت پر دانت جمائے بولا۔ تم اس سے ضرور ملو گے اور اس سے اپنے عمل کی معافی بھی مانگو گے باسط بیٹا۔ باسط نے ہمیشہ کی طرح یزدان پر خفگی بھری نگاہ ڈالی، جس کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تبیر کا دماغ جیسے الجھ کر رہ گیا تھا، نہ جانے ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ سب الگ ہوئے تھے۔ بس فی الحال مجھے نکلنا ہے۔ اس نے صنم کو دیکھا جو سیدھا دل میں اتر رہی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، بلکہ گارڈز کو ساتھ لے جاؤ۔ یزدان نے احتیاط کہا۔ نہیں باس، باسط نے فوری ٹالا تھا۔ وہ صنم کا نرم ملائم ہاتھ پکڑتا باہر نکل گیا۔ زین اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو زین چودھری؟ کچھ کام ہے، وہ بھی باہر جانے کے لیے نکلا، لیکن اسے ابھی بیسمنٹ میں جانا تھا جہاں اسے آریان سے تفصیلی بات کرنی تھی۔ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ذوالفشان چھوٹے قدم لیتی زین کی جانب آئی۔ تم اپنی پیکنگ کرو، ہمیں شام میں نکلنا ہے، وہ رکھائی سے کہتا باہر نکل گیا۔ ذوالفشان کی آنکھیں بھیگی تھیں، یعنی وہ کچھ زیادہ ہی خفا ہو چکا تھا۔ میری ہمراہی کا تم اتنا اچھا اثر ہوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اس نے صنم کو نرم ہو نگاہوں سے دیکھا، جس نے سر پر حجاب لیا ہوا تھا اور منہ پر ماسک لگایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کا چہرہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اب آپ کی پسند میں ڈھلنا ہے باسط۔ اس نے باسط کے کندھے پر سر رکھا۔ اور تمہارا میری پسند میں ڈھلنا مجھے تم سے مزید گہری محبت کروا دے گا۔ اس نے صنم کا حجاب والا سر چوما۔ لیکن میری ایک پسند آپ سے تھوڑی مختلف ہے، جو آپ کو اپنی پسند بھی بنانی ہوگی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ باسط کی آنکھوں میں حیرانگی ہو رہی۔ اس نے اپنا حجاب تھوڑا سا ڈھیلا کیا تو باسط کی نظر اس کے خالی کانوں پر گئی۔ وہ اب بھی نہیں سمجھا کیا مطلب۔ وہ اس کے خالی کانوں کو دیکھ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں پایا۔ صنم کے ماتھے پر بال آئے۔ جھمکے لینے ہیں مجھے، وہ چڑھ کر بولی تو باسط بالوں میں ہاتھ پھیر کر آئے گیا۔ تمہیں کبھی پہننے نہیں دیکھا تو اس لیے مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن اب پہننے ہیں مجھے، اور وہ بھی آپ کی پسند کے۔ وہ نخوت سے بولے۔ ایسے ڈریس پر جھمکے تھوڑا عجیب نہیں لگیں گے؟ اس ڈریس کو کیا ہے؟ وہ لاپرواہ بنی، جبکہ باسط سمجھ چکا تھا کہ وہ آج جھمکے لے کر رہے گی۔ جھمکوں کے بدلے مجھے کیا ملے گا؟ اس نے صنم کا ہاتھ پکڑے اور گمبھیرتا سے کہا۔ جو آپ مانگیں گے، اس نے فوری کہا۔ ٹھیک ہے، تو پھر دو مجھے جھمکوں کی قیمت۔ اس نے اپنے گال کی جانب اشارہ کیا۔ صنم کی آنکھیں پھیلی تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ بہت بے شرم ہیں۔ معاوضہ یہ میرا دو گی تو جھمکے لے کر دوں گا۔ مجھے نہیں چاہیے جھمکے، آپ چلیں اب۔ گارڈز کب سے گیٹ کھولے منتظر ہیں۔ اوہ میں سمجھ گیا۔ باسط نے گاڑی اسٹارٹ کی۔ مطلب تم گارڈز کی وجہ سے؟ باسط، وہ چیختی ہوئی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ باسط نے مسکرا کر گاڑی آگے بڑھائی، لیکن وہ صنم کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ زین آپ ناراض ہو گئے؟ ذوالفشان کمرے میں آئی تو کچھ ہی دیر بعد زین بھی آ چکا تھا۔ آریان کو فی الحال وہ ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ حق ہے کہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں؟ اس کی آواز سرد تھی۔ کیوں حق نہیں ہے؟ سب حق آپ کے ہیں۔ وہ ہنسی اور دیوار کا سہارا لیتے اس کے پاس آئی اور اس کے دل کے مقام پر اپنی ہتھیلی رکھ چکی تھی۔ تو پھر تم نے کیوں وضاحت چاہی؟ کیا میں نے تم پہ اعتبار نہیں کیا؟ آپ کے اعتبار نہیں تو مجھے زندگی کی ساری خوشیاں واپس لوٹائی ہیں۔ موت سے لڑ کر آپ کی خاطر ہی تو زندگی کی طرف واپس آئی تھی۔ زین نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ رکھ کر اسے پاس کھینچا۔ ذوالفشان نے اس کے دل پر ہنوز اپنا ہاتھ جمائے رکھا، لیکن دل شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ ہر بار اس کا یوں قریب آنا دل کو ایک نئی لے پر دھڑکاتا تھا۔ مجھے تم پر اپنی جان سے زیادہ یقین ہے۔ تم وہ لڑکی ہو جس نے زین چودھری کا دل شدت سے دھڑکایا تھا، جس نے زین کو محبت کرنے پر اکسایا تھا۔ پھر بے یقینی کیوں کر ہو؟ بس تہمت کا خوف تھا جو آج ہٹ گیا۔ اب میرا دل پرسکون ہے۔ اس نے زین کے سینے پر سر رکھا۔ آج کے بعد اپنے کردار کی وضاحت کسی سے مت چاہنا، کیونکہ تمہارے زین کو کبھی تمہارے معاملے میں وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جانتی ہوں، کیونکہ جس دن میں آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، آپ کی آنکھوں
میں نے تبھی حقارت، نفرت یا تتکار یہ شک نہیں دیکھا تھا۔ آپ کو مجھے اپنی ماں سے بچا لینا، میری حتنا سے حفاظت کرنا میری محبت کو پختہ کر گیا تھا۔ ذہن اس کی پشت سے لانے لگا۔ وہ لڑکی سراپا سکون تھی، اس کی تھکن کو وہ راحت میں بدلنا چاہتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی غربت میں کھوئے پرسکون ہونے لگے۔ کمرے کی مینی خیز فضا میں موبائل کی گونج ہوئی تھی۔ وہ بوکھلا کر سیدھی ہوئی تو ذہن کا خم چومتے موبائل پاکٹ سے نکالنے لگا۔ وہ شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی، جبکہ ذہن نے فون کان سے لگا کر اسے لیے کوچ پر آ بیٹھا۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے فون کال کی جانب متوجہ ہوا جہاں دوسری جانب سفیر تھا۔ کیا ہوا سفیر؟ سفیر کا نام سن کر بدک کر دور ہونے لگی، لیکن ذہن نے اس کے گرد ہاتھ پھیلا کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ ہاں باسط ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، بس ایک دن اور انتظار کر لو، کل تمہاری سے ضرور ملاقات ہوگی، پھر تم دونوں بھائیوں کے درمیان سے ہر رکاوٹ، ہر رنجش ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب سے سفیر شاید زیادہ ہی پریشان تھا۔ اس کی فکر محبت کو وہ دائمی ہونے کی دعا کرنے لگا۔ فکر مت کر میرے بھائی، ذہن نے مسکرا کر کہا تو سفیر چند ہدایات دیتا کال کاٹ گیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے سفیر بھائی؟ ذہن نے فون جیب میں رکھا تو ظریف شاہ نے سوال کیا۔ باسط کی وجہ سے پریشان تھا، دونوں بھائیوں کی قسمت بھی عجیب ہے، بس اب اللہ پاک اب دونوں کی تمام تکالیف دور کر دے۔ میں بہت جشن جیحا کی رخصتی کرنے والا ہوں تاکہ سفیر کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں مل سکیں۔ ظریف شاہ کا چہرہ خوشگوار ہوا۔ یہ تو خوشی کی بات ہے۔ وہ سیدھی ہونے لگی، لیکن ذہن نے اس کی ایک بار پھر کوشش ناکام بنا دی۔ ذری بوکھلائی تھی۔ دور جانے کے بہانے مت ڈھونڈا کرو، تم اچھے سے جانتی ہو تمہارا دور جانا میرے لیے جان جانے جیسا ہے۔ وہ خفگی سے بولتا اسے شدت سے خود میں بیچ گیا تھا۔ ظریف شاہ اپنے رب کی شکر گزار ہوتی اطمینان سے آنکھیں بند کر چکی تھی۔